हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का अचीवर एकेडमी पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट हिंदी के पीवाईक्यूज़। और इस वीडियो में ये जो सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट हिंदी पीवाईक्यूज़, जिसमें हम 2019 से लेकर के 21 तक सभी सवालों को कवर करेंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में है, कुछ अगली पार्ट के में आए, तो आप दोनों ही पार्ट देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है एकदम बेहतरीन जाए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ मैक्सिमम टाइम ही रिपीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त लगा हुआ है। यहाँ पर कहा गया आपको बताना है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अक्कड़, दूसरा है हमारा ओड़ा, या फिर आक, या फिर उक। अगर आप सवाल का जवाब जानते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए यहाँ पर हो जाए घुमक्कड़ का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्कड़। इसमें जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमारा अक्कड़ प्रत्यय है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पर कहा गया डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा इया, दूसरा है ई, या फिर आ, या फिर इयत। आपको बताना है डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, एक होते हैं प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इया, यानी कि डिबिया शब्द में कौन है प्रत्यय, इया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आगे भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अक लगा हुआ है, या फिर उक लगा हुआ है, या ऑप्शन नंबर सी हमारा है इक लगा हुआ है, या फिर का। आपको बताना है प्रत्यय के बारे में बताना है। तो भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। भिक्षुक शब्द में उक लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हमारा विसर्ग संधि का, दूसरा हो जाएगा अयाद संधि का, तीसरा हो जाएगा व्यंजन संधि का, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा यड़ संधि का। तो आपको बताना है इसमें से जो दिगंबरम है ये किसका जो है किस संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा है व्यंजन संधि का। किसका है, व्यंजन संधि का। जहाँ पर भी शब्द के बीच में आधे शब्द दिखाई दें आपको, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है हमारा अधिकरण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा हो जाएगा संप्रदान कारक, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा अपादान कारक। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ से कूद पड़ी, छत से। तो ये अपादान कारक हो जाएगा, अलगाव का सेंस आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से द्विगु समास, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा माता पिता, या फिर यथाशक्ति, या फिर नौग्रह, या फिर पीताम्बर। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। द्विगु समास कैसा होता है, द्विगु समास में कौन सा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि नौग्रह। नौग्रह क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा ब्राह्मी लिपि में, दूसरा है देवनागरी में, तीसरा हो जाएगा खरोष्टी में, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा गुरुमुखी में। तो बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। ध्यान रखना किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नीरज है, या फिर अम्बुज है, या फिर अम्बु है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलज है। आपको बताना है इसमें से बादल का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, नीरज। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा गया है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। तो इंद्रियों को जीतने वाले को दूरदर्शी कहेंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है हमारा कुशाग्र बुद्धि, या फिर दत्तचित्त कहेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जितेंद्रिय। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इंद्रियों को जीतने वाला कौन सा हो जाएगा, जितेंद्रिय। ना ही ये होगा, ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही दत्तचित्त होगा। तो ये हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पर कहा गया जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। युजो, या फिर सत्याग्रही, या फिर ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर, या फिर अश्वरोही, चौथा ऑप्शन है। बताना है आपको इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 11। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 4,
दूसरा हो जाएगा 5, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा 6, या चौथा हो जाएगा हमारा 7। आपको बताना है इसमें से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, इसको एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पा घन अन, या फिर पो घन अन, या फिर पौ घन अन, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी पौ घन ना। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पो घन अन वाला। ध्यान रखना, पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? पो घन अन वाले। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कहा गया है श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें जो धीरे धीरे है ये शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है इसमें से क्या है। ये धीरे धीरे चलता है, ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। श्याम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया मनोरथ। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या है? जो मनोरथ शब्द है इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा मना प्लस रथ, मना घन रथ। दूसरा हो जाएगा मनोघन रथ। तीसरा हो जाएगा मन घन रथ, या फिर मना घन ओरथ। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मना घन रथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? जो विद्यार्थी हैं वो किस संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हमारा वृद्धि संधि का, दूसरा हो जाएगा गुण संधि का, या फिर व्यंजन संधि का, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि का। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही उदाहरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है कौन? विद्यार्थी। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री है, कवित्री है, या फिर कवित्री, या कवियत्री है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा हमारा कवियत्री, कवित्री। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? पहला ऑप्शन हमारा बालकृष्ण भट्ट का है, दूसरा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना कि कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? देखिए पत्र से सवाल ही पूछ लिए जाते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? पत्र का मतलब है ये इतिहास की बात की जा रही है। हिंदी का जो इतिहास होता है वहाँ से सवाल ये बनता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उद्दंड मार्तंड, या दूसरा है इतिहास तिमिरनाशक, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बनारस अखबार, या चौथा हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हमारा पहला वाला हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ये जो है हिंदी के इतिहास से सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की, जो कि है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव की बात की जा रही है यहाँ पर। करुण रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, या फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उत्साह जो है हमारा वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, करुण रस का क्या होता है? शोक होता है, और बाकी जो है वीर रस का और जो श्रृंगार रस का है कौन सेक्शन में जरूर बताएं इनका। चलते अगले क्वेश्चन के, जो कि प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया अंधेरी नगरी नाटक के लेखक कौन है? अंधेरी नगरी नाटक के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या तीसरा हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, या चौथा हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो है अंधेरी नगरी नाटक के लेखक हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी कि गाय, जहाँ पर गाय रहती हैं उनके लिए बनाया गया शाला, यानी तो यही हो जाएगा गौशाला यानी तत्पुरुष समास। अगला हमारा अष्टछाप के कवियों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो अष्टछाप कवि हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? कुंभनदास, या फिर कृष्णदास, या फिर नाभादास, या फिर नंददास। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो शामिल नहीं हैं। मतलब 3 लोग शामिल हैं और एक जो है ऐसे हैं जो शामिल नहीं हैं। तो कुंभनदास शामिल हैं, कृष्णदास भी शामिल है, नाभादास शामिल नहीं है किसमें? अष्टछाप में। बाकी नंददास भी शामिल है, यानी हमारा यही आंसर बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि हमसे पूछा गया था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया है ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या है?
ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा सरल है, दूसरा है वक्र है, तीसरा है हमारा त्रिकोण है, या फिर चौथा हो जाएगा सीधा है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऋजु शब्द का जो विलोम है वो कौन है? त्रिकोण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 24। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो यहाँ पर आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं सन वाले, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, लेकिन अब पूछे गए हैं तो करना ही है। पहला ऑप्शन है हमारा 1970 में उर्वशी के लिए मिला था इनको, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा 1973। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह को किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। फिर किस साल मिला है, कौन से ईयर में मिला है? तो 1972 में, 1972 में ध्यान रखना है इसको। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए? उर्वशी के लिए। और कब मिला है? 1972 में, ध्यान रखना है इसको। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया संतान शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मतलब संतान शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? उसका आपको लिंग बताना है। उभयलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? संतान। तो संतान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये जो है पुल्लिंग में आता है। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। यहाँ पर 25 हमारे हो चुके हैं, अब हमारा है प्रश्न नंबर 26। देखिए यहाँ पर आकाश और पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह को क्या कहेंगे हम लोग? आकाश और पाताल को जब लिखेंगे उसके बीच में एक चिन्ह लगाएंगे जो कि इस टाइप का होगा, उसे क्या कहेंगे हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा अल्पविराम, दूसरा हो जाएगा विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक, या फिर ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह, या ऑप्शन नंबर डी हमारा उद्धरण चिन्ह। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योजक चिन्ह। आकाश और पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह यानी कि इस डैश को क्या कहते हैं? तो इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 27। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है आप आ गए। इस वाक्य में आ शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, या फिर सर्वनाम है, या फिर अव्यय है, या फिर विशेषण है। देखिए संज्ञा तो आप जानते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी का नाम हो तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो कुछ यूज़ किया जाता है, वह, वे, आप, वे, वो सब हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? जो किसी वस्तु की विशेषता बताएं। तो इस शब्द को पढ़िए आप, तो इसमें से ऐसा कोई सेंस निकल रहा है संज्ञा वाला, सर्वनाम वाला या विशेषण वाला? बिल्कुल नहीं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्यय। तो ये हमारा जो आ क्या हो जाएगा? ये हमारा अव्यय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा पानी, या फिर इलायची, या फिर प्यास। आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द है हमारा पानी, बाकी जो नदी है, इलायची है और प्यास है, ये तीनों ही शब्द हमारे कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। कैसे हैं? स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया वाचाल जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा जो बहुत कम बोलता हो, या फिर दूसरा हो जाएगा जो बिल्कुल ना बोलता हो, या फिर तीसरा हो जाएगा जो बहुत बोलता हो। तीसरा क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता हो, या फिर चौथा हो जाएगा जिसके चाल ठीक ना हो। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वाचाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बहुत बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं वाचाल। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको? वाचाल। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर कहा गया यह नई साड़ी है। इस वाक्य में जो नई शब्द हैं इस व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा विशेषण है। तो साड़ी कैसी है? नई है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेषण। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 31। यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव दो तरीके के शब्द आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है हमारा आम्र, ये कैसा है? तत्सम शब्द है या फिर तद्भव है? आपको बताना है। दूसरा है हमारा दूध, या फिर शहीद, या ऑप्शन नंबर डी हमारा है खिचड़ी। आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें से तत्सम शब्द है हमारा आम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आम्र, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा अनुसांगिक, या फिर अनुषांगिक, या अनुसांगिक, और चौथा हो जाएगा अनुषांगिक। इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही तरीके से लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुषांगिक, जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर कहा गया अंत्याक्षरी का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? अंताक्षरी का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा सही लिखा गया है अंताक्षरी, या फिर दूसरा अंताक्षरी, या फिर अन्यताक्षरी, या ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है अंताक्षरी।
तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, अंताक्षरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 34। यहाँ पर कहा गया सुषमा शब्द का शुद्ध रूप क्या है? सुषमा शब्द का शुद्ध रूप क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा सुषमा, या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा सुषमा, या फिर चौथा वाला सुषुमा, या डी वाला हो जाएगा सुषुमा। आपको बताना है इसमें से सही तरीके से सुषमा शब्द कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा बी वाला बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, सुषमा शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक, तत्भव शब्द कौन सा है? बैंक है। दूसरा है अग्नि है, तीसरा हो जाएगा अमीर है, या फिर चौथा हो जाएगा मुँह। तो आपको बताना है इसमें से मुँह कौन सा इसका तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या है? तत्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 36। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आपसे कहा गया सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द बहुत ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इससे कई गलतियाँ होती हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। तो पहला ऑप्शन है हमारा दिनकर, रवि, या फिर अंशुमाली, या हमारा चौथा हो जाएगा यामिनी। तो देखिए सूर्य के पर्यायवाची रवि तो होता ही है और दिनकर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही यहाँ पर इनके पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी ये नहीं हो सकते। हमसे पूछा गया नहीं वाला। अंशुमाली भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यामिनी जो है नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों ही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 37। यहाँ पर कहा गया अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आप जानते ही होंगे उपसर्ग जो है शब्द के आगे लग करके शब्द का अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अति, दूसरा हो जाएगा अध, या फिर यहाँ पर सी हो जाएगा अप, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उप। आपका बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अपमान शब्द का सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप। अप शब्द जो है इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग है। किसमें? अपमान शब्द में अप उपसर्ग है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38। यहाँ पर कहा गया दुर्व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दू लगा हुआ है, या फिर दुर लगा हुआ है, या ऑप्शन नंबर सी अव लगा हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दू लगा हुआ है। तो आपको बताना है इसका 38 वाले का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर लगा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 39। यहाँ पर कहा गया है पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा पर, या फिर दूसरा हो जाएगा प्र, या सी हमारा हो जाएगा परा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जे। आपको बताना है उपसर्ग, तो पहले आगे कौन सा लगा हुआ है? परा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 40। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, कार्य के शुरुआत में ही कोई विपदा आ जाना, कोई परेशानी हो जाना, यानी विघ्न पड़ना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? पहला है सिर पर भूत सवार हो जाना, या फिर सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, या फिर सिर पर तलवार लटकना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाक में दम होना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो यह किसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। उम्मीद है ये आप सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 41 यानी कि 41। यहाँ पर है दशरथ सुत त्रिलोक का बखाना, राम नाम का मरम आना, मरम है आना, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति को आपको बताना है कि किस रचनाकार ने इसको लिखा है। पहला ऑप्शन है हमारा तुलसीदास जी ने लिखा है, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है केशवदास ने, या फिर चौथा हो जाएगा सूरदास ने। कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, उनको आपको पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 41 का सही हो जाएगा कबीरदास। 41 का कौन सा हो जाएगा? कबीरदास। चलता अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 42। अतिशोधो स्नो को मार्ग, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है हमारा आलम की है, दूसरा है बोधा की है, तीसरा हो जाएगा ठाकुर की है, या फिर चौथा हो जाएगा धनानंद की है। अब आपको बताना है कि यह जो लाइन है ये किस लेखक की है। तो आपको बताना है 42 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 42 का सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी धनानंद की है। इन लाइनों को जो पीवाईक्यू में पूछी गई हैं उन सबको याद कर लीजिए, उसी में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे याद करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ लीजिए। अगला हमारा है 43 नंबर। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कालिंदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा सरस्वती, दूसरा हो जाएगा लक्ष्मी, तीसरा हो जाएगा गंगा, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा यमुना। अब आपको बताना है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यमुना। कौन सा? यमुना। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर रचना किसकी है? पहला ऑप्शन है हमारा सदल मिश्रा की है, दूसरा है लल्लू लाल जी की है, या फिर
मुंशी ईसा अल्लाह खान की हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी सदा सुख लाल जी की हैं। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 44 का आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लल्लू लाल जी। जो प्रेम सागर रचनाकार हैं वो किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर कहा गया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछे जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा 3 होते हैं, या फिर बी यानी कि 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ 45 का हमारा बिल्कुल पहला वाला सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 46। हिंदी के शब्दों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा संज्ञा के आधार पर, दूसरा है सर्वनाम के आधार पर, या फिर क्रिया के आधार पर, या फिर प्रत्यय के आधार पर। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 47। यहाँ पर कहा गया है हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद होते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या फिर 9 होते हैं, या 10 होते हैं। ये भेद के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर कहा गया है घा वर्ण का उच्चारण कौन सा है। तो पहला है मूर्धन्य, फिर कंठव, तालव्य, या फिर दंत। आपको बताना है इसमें से कहाँ से जो है उच्चारण स्थान है। ये हमारा जो है वर्णमाला से आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंठ से ये सब जो है उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्थान है इसका। अगला हमारा है 49 नंबर। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये कब की गई थी, 1893 में। कब की गई थी, 1893 में, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपके जो है हिंदी के सारे PYQs कवर हो जाएं। देखिए यहाँ पर कहा गया तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य, नाम, युवती, या फिर नदी। इनमें से कौन सा इसका सही शब्द आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तरणी जो है पर्यायवाची किसका है, सूर्य का है। बाकी नाम, युवती और नदी ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।